जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी के लिए क्लास 12th के लिए केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 लेकर आ गया हूं, खंड 1 का भौतिक रसायन यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो पहला चैप्टर का नाम है दोस्तों पदार्थ की ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ से पॉइंट पदार्थ यानी कि मैटर। तो पदार्थ क्या है इसको पहले हम जानते हैं। कोई भी वस्तु जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, आयतन हो, कुछ जो कुछ स्थान घेरे और जो अवरोध उत्पन्न करे, क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। इसके मुख्यतः तीन अवस्थाएं हैं: ठोस, द्रव एवं गैस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठोस वह पदार्थ जिसकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है, उसे ठोस पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जैसे में बोला गया है ईंट, पत्थर, लोहा इत्यादि। ओके, अब इसका ठोस का गुण क्या है ये जानते हैं। तो देखिए ठोस का गुण क्या होता है। यह विद्युत का सुचालक होता है, यह कठोर होता है, इसकी आयतन और आकृति दोनों निश्चित होती है, इसके कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है, इसके कणों के बीच बल बहुत प्रबल होता है। ठीक है, यानी अंतराणु आकर्षण बल काफी इसके अंदर बीच में जो होता है कणों के बीच स्ट्रांग रहता है। ओके, अब देखते हैं ठोस पदार्थ के जो प्रकार देखेंगे हम लोग। ठोस के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है, और अक्रिस्टलीय ठोस। ठोस दो प्रकार के हैं: क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। ओके, तो सबसे पहले हम जानेंगे क्रिस्टलीय ठोस क्या है। देखिए यहाँ पे क्रिस्टलीय ठोस के बारे में हम बताए हैं कि वैसा ठोस जिसमें दृढ़ता और असंपीड्यता हो, उनमें एक निश्चित ज्यामितीय आकृति हो, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे हीरा, क्वार्ट्ज, ग्रेफाइट, चांदी इत्यादि। ओके, अब देखते हैं इसका गुण। यह किसी निश्चित ताप पर पिघलती है, पहला गुण हो गया। दूसरा गुण बताया गया है यह विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं, इसके द्रव्यमान निश्चित होते हैं, इसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। ठीक है, ये इसका गुण हो गया। अब देखते हैं अक्रिस्टलीय ठोस होता क्या है। तो अक्रिस्टलीय ठोस वैसा ठोस जिसमें दृढ़ता और असंपीड्यता हो किंतु उनमें एक निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं हो, उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे कांच, रबर, प्लास्टिक इत्यादि। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसका गुण देखिए, इसे ताप देने पर यह नर्म लोहा हो जाता है। इसे ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं, इसके द्रव्यमानांक अनिश्चित होते हैं, इसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है। अब देखते हैं इसमें अंतर, देखते हैं क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। पहला देखिए, क्रिस्टलीय ठोस एक तरफ लिख देना है, दूसरी तरफ अक्रिस्टलीय ठोस। यह किसी निश्चित ताप पर पिघलता है, इसे ताप देने पर यह नर्म हो जाता है। यह विषमदैशी प्रकृति का होता है, यह समदैशिक प्रकृति का होता है। इसके द्रव्यमानांक निश्चित होते हैं, इसके द्रव्यमानांक अनिश्चित होते हैं। इसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है, इसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है। ये वास्तविक ठोस होते हैं, ये आभासी ठोस होते हैं। इसकी गलन ऊष्मा का मान निश्चित होता है, इसकी गलन ऊष्मा का मान निश्चित नहीं होती है। ओके, इस तरह से ये आपका अंतर हो गया। अब देखते हैं विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल। कुछ विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल हैं, उनके बारे में देखेंगे। जैसे आयनिक क्रिस्टल हो गया, सहसंयोजक क्रिस्टल हो गया, आणविक क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल, सहसंयोजक क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल, धात्विक क्रिस्टल। ओके, तो सबसे पहले हम आयनिक क्रिस्टल के बारे में देखेंगे। तो आयनिक क्रिस्टल क्या है? तो वह क्रिस्टल जिसके आयन एक दूसरे से प्रबल वैद्युताकर्षण बलों द्वारा बंधे होते हैं, उसे आयनिक क्रिस्टल कहते हैं। जैसे अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से पहले गुण देखते हैं। इसका गुण, ये कठोर एवं भंगुर होते हैं, इसके द्रव्यमानांक एवं क्वथनांक काफी उच्च होते हैं। ठीक है, ये विद्युत के कुचालक होते हैं, ये विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं। इसके अवययी कण धनायन एवं ऋणायन होते हैं। ओके, समझ गए?
तो ये आपका आयनिक क्रिस्टल हो गया। आयनिक क्रिस्टल में आपका अगर उदाहरण पूछा जाएगा तो NaCl आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे में इसका गुण बता दिया। ओके, आगे बताते हैं। चलिए अब देखते हैं सहसंयोजक क्रिस्टल देखते हैं। तो वह क्रिस्टल जिसके अणु एवं परमाणु सहसंयोजक बंधन द्वारा बंधे होते हैं सहसंयोजक क्रिस्टल कहलाते हैं। इसके गुण देख लेते हैं। ये प्रायः कठोर होते हैं। इसके द्रव्यमान कथनांक काफी उच्च होते हैं। यह प्रायः विद्युतरोधी होते हैं। इसके अणुओं के बीच में त्रिविमीय संरचना पाई जाती है। ग्रेफाइट को छोड़कर ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, याद रखिएगा। ओके, अब देखते हैं आणविक क्रिस्टल क्या होता है। तो वह क्रिस्टल जिसके अणु एवं परमाणु दुर्बल वांडरवाल्स बलों द्वारा जुड़े होते हैं उसे आणविक क्रिस्टल कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, अब इसका गुण देखते थे। देखिए गुण यहाँ पे नीचे लिखे हैं हम, ठीक है, यहाँ पे गुण है आणविक क्रिस्टल के गुण क्या है। तो यह वाष्पशील होते हैं। इसके द्रव्यमान क्वथनांक निम्न होते हैं। इसकी वाष्पन ऊष्मा बहुत निम्न होती है। इसके गलनांक निम्न होती है। इसके अणु हाइड्रोजन अणु द्वारा बंधे होते हैं। ओके, अब देखते हैं धात्विक क्रिस्टल क्या होता है। तो वह क्रिस्टल जिसके अणु केवल धनावेशित परमाणुओं से बंधे होते हैं उसे धात्विक क्रिस्टल कहते हैं। इसके गुण इस प्रकार है। नंबर 1, यह विद्युत ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ये आघातवर्धनीय तन्य होते हैं जिसमें विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। इसकी गलन निम्न होता है, गलनांक निम्न होता है। इसके अव्ययी कण परमाणु कहलाते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका धात्विक क्रिस्टल के गुण। अब चलते हैं क्रिस्टल क्या होते हैं ये जानते हैं। तो इसे कई प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। पहला देखिए कि जिस ठोस पदार्थ में परमाणुओं के त्रिविम नियमित रूप से पुनरावृत्ति होती है उसे क्रिस्टल यानी कि रावा कहते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि नियमित बहुफलक आकृति वाला ठोस पदार्थ क्रिस्टल कहलाते हैं, ये भी आप परिभाषित कर सकते हैं। आगे देखते हैं तीसरा का, देखिए क्या परिभाषा बताई गई कि निश्चित ज्यामिति आकृति और समतलीय सतहों और स्पष्ट किनारों से युक्त समांग ठोस को पदार्थ को क्रिस्टल कहते हैं। ओके, अब चलते हैं फलक क्या होता है ये जानते हैं। क्रिस्टल के समतलीय सतह को फलक कहा जाता है। अंतरापृष्ठीय कोण क्या होता है ये भी जान लीजिए। क्रिस्टल के दो फल पृष्ठों या फलकों के बीच के कोण को अंतरपृष्ठीय कोण कहा जाता है। आकाशीय जालक, ठीक है। तो देखिए बिंदुओं का वह प्रतिरूप जो क्रिस्टल में परमाणु अणु आयन है ना की व्यवस्था को प्रदर्शित करता है, आकाशीय जालक कहलाता है। ओके, अब देखते हैं जालक बिंदु क्या होता है। आकाशीय जालक निरूपण उसके अव्ययी कणों के स्थानों को निर्देशित करने में किया जाता है और यही स्थान जालक बिंदु कहलाता है। जो आकाशीय जालक होता है ना उसके निरूपण करने के लिए उसके अव्ययी कणों को स्थान को क्या किया जाता है, निर्देशित किया जाता है और यही स्थान आपका जालक बिंदु कहलाता है। अब देखते हैं इकाई सेल क्या होता है ये जानते हैं। तो देखिए यूनिट सेल, तो आकाशीय चालक का वह सबसे छोटा भाग जिसके त्रिविम में पुनरावृत्ति होने पर संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है उसे इकाई सेल कहा जाता है। देखिए ये आपका एक इकाई सेल हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं इकाई सेल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन भाई? एक सरल सेल यानी सिंपल सेल, पिंड केंद्रित सेल बॉडी की सेंटर्ड सेल, फलक केंद्रित सेल यानी कि फेस सेंटर सेल। आगे देखते हैं सरल सेल क्या होता है ये जानिए। तो वह सेल जिसके केवल जालक बिंदुओं पर कण उपस्थित रहते हैं, सिर्फ जालक बिंदु पर। देखिए यहाँ पे एक, फिर एक यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे, मतलब जितने भी शीर्ष हैं यानी कि कोण होते हैं वहाँ पे एक एक बिंदु रहते हैं, समझ गए ना। तो वही इसका क्या कहलाएगा, इसका क्या कहलाएगा आपका सरल सेल कहलाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पिंड केंद्रित सेल क्या होता है। तो वह सेल जिसके जालक बिंदुओं के अतिरिक्त उसके केंद्र में भी एक कण उपस्थित रहता है। केंद्र में भी कण एगो उपस्थित रहेगा उसको हम लोग पिंड केंद्रित सेल कहेंगे। देखिए सब तो जालक बिंदु पर है, ये है एक ही कण, लेकिन सभी पर है। देखिए यहाँ पे है ना, जैसे घन या घनाभ का जो चित्र बनाते हैं तो उसमें कितने होते हैं, कोण 8 होते हैं ना। तो यहाँ पे 8 है ये, लेकिन 8 तो है
लेकिन इसके एक देखिए यहाँ पे एक मिडिल पॉइंट में भी एक कौन उपस्थित है, तो ये आपका इसी का नाम हो गया पिंड केंद्रित सेल। ओके, आगे बढ़ते हैं बीसीसी। अब फलक केंद्रित सेल क्या होता है ये जानिए। तो वह सेल जिसके जालक बिंदुओं के अतिरिक्त उसके फलकों के केंद्र पर भी कण उपस्थित रहता है, तो उसे फलक केंद्रित सेल। तो समझ लीजिए कि जितने फलक होते हैं ना वहाँ पे भी एक कण उपस्थित रहेगा सभी फलक पर, तो समझ लीजिए कि फलक केंद्रित सेल हो गया। ठीक है, यानी देखिए यहाँ पे इसके फलक पर, इसके फलक पर, इसके मतलब चारों साइड जितने फलक होते हैं ना, 6 फलक, तो 6 यहाँ पे कण मौजूद रहेंगे, तो समझिए कि इसका नाम हो गया फलक केंद्रित सेल। अब ब्रेवियस जालक क्या होता है ये जानिए। तो ब्रेवियस नाम ने सन 1848 में बताया कि जालक बिंदुओं की त्रिविम में व्यवस्था 14 प्रकार से की जा सकती है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि जालक बिंदुओं को कितने त्रिविम व्यवस्था किया जा सकता है, कितने प्रकार से, तो 14 प्रकार से। ये व्यवस्था ब्रेवियस जालक कहलाता है, यही व्यवस्था ब्रेवियस जालक कहलाता है। अब इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या जानते हैं कि कैसे कैसे क्या निकाला जाए। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है काफ़ी बार। देखिए इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। तो सबसे पहले सरल घनाकार इकाई सेल में कितने होते हैं ये जानिए। तो इसके कोनों को, प्रत्येक परमाणुओं को 8 इकाई सेलों के साथ साथ साझा में रहते हैं और इसके प्रत्येक कोनों पर वस्तुतः 1/8 परमाणु रहेगा। अतः इस सेल के 8 कोनों वाले परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगा, तो 8 गुने 1/8, यानी काट कूट कर कितना है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो सरल घनाकार इकाई सेल में कितना होगा, तो 1 हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं फलक केंद्रित सेल वाला देखते हैं। फलक केंद्रित में घनाकार इकाई सेल में कितना होगा, तो इसके पर 8 कोनों पर तो 8 परमाणु रहते हैं, इसके अतिरिक्त 6 फलकों पर 6 परमाणु रहते हैं। कोनों पर का प्रत्येक परमाणु 8 इकाई सेलों के साथ साझा में रहता है और फलकों वाले 6 परमाणुओं के प्रत्येक 2 इकाई सेलों के साथ साझा में रहता है। और अतः इस सेल के कुल परमाणुओं की संख्या कितना हो जाएगा भाई, तो 8 गुने 1/8। ठीक है, और 6 जो फलक है प्रत्येक 2 से साझा में रहेगा, तो 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, यानी 3 1 4 हो जाएगा। फलक पर कितने, 4। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में देखते हैं कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि इसमें 8 कोनों पर 8 परमाणु हिस्सा है और इसके केंद्र पर भी एक परमाणु रहता है। 8 कोनों वाले परमाणुओं के प्रत्येक अन्य 8 इकाई सेलों के साथ साझा में रहता है, किंतु केंद्र पर भी स्थित परमाणु की अन्य इकाई सेल के साथ साझा में नहीं रहता है। इस तथा इस सेल में कुल परमाणुओं की संख्या कितना हो जाएगा, 8 गुने 1/8 हो गया और एक केंद्र में होगा वो वाला, तो कितना हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है पिंड केंद्रीय पद 2 और फलक केंद्रीय पद 4 और सरल घनाकार में 1। ठीक है, अब ब्रैग समीकरण क्या होता है ये भी जान लीजिए। तो ब्रैग नामक वैज्ञानिक ने 1913 ईस्वी में 2 क्रिस्टलीय पदार्थों को जोड़कर उसमें एक किरण प्रवाहित करके एक समीकरण प्राप्त किया जिसे ब्रैग समीकरण कहा जाता है, जो इस प्रकार है। एन 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 पाई एन लेमडा बराबर 2d साइन थीटा, एन लेमडा बराबर 2d साइन थीटा, जहाँ एन जो है परावर्तित किरण, डी जो है 2 प्लेटों के बीच की दूरी, लेमडा तरंग दैर्ध्य की लंबाई, थीटा कोण है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने एक चित्र बना रहे हैं और यहाँ से इसका व्यंजक प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये सब थीटा कोण बनाया जा रहा है। ये देखिए ये इस तरह से आपको चित्र बना लेना है। ठीक है ना, और चित्र बनाकर ये सब जो भी है नाम अंकित किए हैं उसको कर लेना है और मान लेना है कि माना कि 2 प्लेटों के बीच की दूरी डी है। ठीक है, इसमें 2 प्लेटों के बीच की दूरी को क्या माना गया है भाई, डी मान लिया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं और कोण कितना है भाई, थीटा मान लिए। तो त्रिभुज ए बी सी में हम चलते हैं। सबसे पहले किस में चलेंगे, त्रिभुज ए बी सी में। तो देखिए कहाँ पे त्रिभुज ए बी सी बन रहा है, इसको आप देख सकते हैं, देख रहे हैं, ए बी सी देख रहे हैं, ये वाला त्रिभुज लेना है। तो इसमें साइन लीजिएगा तो ये सामने वाला ही लंब हो जाएगा, यानी बी सी। और इसमें कर्ण कौन होगा भाई, तो ये 90 के सामने है, कर्ण आपका ए सी हो जाएगा। ठीक है, तो लंब बटा कर्ण यानी कि बी सी बटा ए सी, देखिए यहाँ पे लिखा गया है। और बी सी को छोड़ दिया, ए सी को हम डी माना है, बीच की दूरी क्या माना है, डी माना है ना, प्लेटों के बीच की दूरी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी माने है ना, यहाँ से ए से सी तक, तो वही हमने क्या कर दिया, डी रख दिया।
अब देखो, अब यहाँ पे तिर्यक गुना कर लेना। तो साइन थीटा बराबर बी सी बटा डी, तिर्यक गुना कर लिए तो बी सी का मान निकल के सामने आया डी साइन थीटा। इसी प्रकार हम अब क्या करेंगे, त्रिभुज ए सी डी में लेंगे। ए सी डी देखिए कहाँ से है चित्र, ए सी डी, तो इस त्रिभुज में लेना है आपको। तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, थीटा लेंगे तो यहाँ पे है डी सी बटा ये कौन 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 हो जाएगा, ए सी। ठीक है, तो डी सी बटा ए सी लिखना है और ए सी की जगह डी भर देना है, डी सी को यहीं छोड़ देना है। तो वही हमने काम किया है, फिर ये गुना किया तो टी सी का मान निकल के ये आ गया। अब हमें तरंगध्वज की कुल लंबाई निकालेंगे तो एन लेमडा, लंबाई को एन माने है ना, तो कुल लंबाई तो एन लेमडा हो जाएगा और बी सी प्लस सी डी, टोटल उसका कुल लंबाई हो जाएगा बी सी प्लस सी डी, डी सी, यहाँ से बी सी प्लस डी सी। ओके, अब यहाँ से जो मान निकाले हैं समीकरण एक दूसरे यहाँ पे रख देंगे, प्रूफ हो जाएगा। तब बी सी का मान ये आ गया है और डी सी का मान ये आया है, जोड़ने पर एन लेमडा बराबर 2d साइन थीटा प्रूफ हो गया। ठीक है, समीकरण एक दूसरे हमने कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्रिस्टलों में सीमित पैकिंग, ठोसों में संकुलन। तो ठोसों में अव्ययी कण इस प्रकार उपस्थित रहते हैं कि उनके मध्य रिक्त स्थान कम होता है। इस व्यवस्था से जो संरचना बनती है उसे क्रिस्टलों में सीमित पैकिंग कहते हैं। एकक कोशिका में उपस्थित अव्ययी कणों को ठोस गोले के समरूप मानते हुए तीन पदों में इसे व्यक्त किया जाता है। एक आयामी सीमित पैकिंग, द्विआयामी आयामी सीमित पैकिंग, त्रिआयामी सीमित पैकिंग। तो पहले सबसे पहले एक आयामी देखते हैं। तो एक आयामी सीमित पैकिंग में बताया गया कि इसमें गोलों की एक कतार एक दूसरे से संपर्क में रखते हुए, इस प्रकार प्रत्येक गोलों को दो अन्य गोलों के संपर्क में रखता है। इसमें गोलों या कण का समन्वय दो होती है और इसमें गोलों का केंद्र एक सीधी रेखा में होती है, देखिए जैसे है ना, जितने भी एक गोला एक दूसरे से संपर्क में रहेगा, ठीक है, एक दूसरे से सट के एक कतार में रहेगा। ठीक है, और इसकी समन्वय संख्या कितना होगा, 2 होगा। ओके, आगे देखते हैं द्विआयामी सीमित पैकिंग। इसमें द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति के संपर्क में और इस प्रकार रखा जाता है कि द्वितीय पंक्ति को गोले प्रथम पंक्ति के गोलों ठीक ऊपर हो। ठीक है, एक दूसरे के संपर्क में कर करके ऐसा रखा गया कि एक गोला दूसरे एक गोला जो होगा पहले के ऊपर, दूसरा का गोला दूसरे के ऊपर, तीसरा, इस तरह से, मतलब ऐसे आपको चित्र बना लेना है। इसका समन्वय उप सहसंयोजन संख्या जो होगा 4 हो जाएगा। ओके, देख लीजिए कितना है, 4। कितने पॉइंट बना है, इस तरह से बना है ना चित्र, कितना 1 2 3 4 है ना, यहाँ पे समन्वय संख्या कितना है, 4 है। ओके, आगे देखते हैं। प्रत्येक गोलों के समन्वय संख्या 4। इसमें द्वितीय पंक्ति के प्रथम पंक्ति में संपर्क में इस तरह प्रकार रखा जाता है, द्वितीय पंक्ति गोले प्रथम पंक्ति के अनमन के ठीक आ जाए, मतलब ठीक ऊपर आ जाए। ठीक है, इस तरह से इसका उप सहसंयोजन संख्या 6 गो है और प्रत्येक गोलों की समन्वय संख्या 6 है। मतलब ये 2 तरह से काम हो रहा है, एक द्विआयामी में एक 4 भी हो सकता है, ठीक है, और दूसरा जो होगा आपका 6 भी हो सकता है। तो समन्वय संख्या 4 भी हो सकता है और द्वितीय पंक्ति के प्रथम पंक्ति के संपर्क में अगर रखते हैं अगर आपका द्वितीय तरह से, तो इसमें अवनमन ठीक अवनमन बनाएगा अगर को, तो यहाँ पे समन्वय संख्या कितना हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है। ठीक है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे 6 बन रहा है, 1 2 3, ठीक है ना, 4 5, इस तरह से 6 बन रहा है ना, तो इस तरह से 6 बन रहा है, राइट। 1 2 3 4 5 6 बन रहा है, 6। ओके, आगे देखते हैं त्रिआयामी क्या होता है सीमित पैकिंग, इसके जानते हैं। इसे निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है इस प्रकार। नंबर 1 में इस प्रकार के से बना जालक समान घनीय जालक और उसकी एकक कोशिका आध एकक कोशिका होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप चित्र बना लेंगे और उसके बाद में इसमें परतों को एक दूसरे के पर रख करके त्रिआयामी सीमित पैकिंग रचना निम्न प्रकार से तैयार की जाती है।
अब देखिए इसको भी प्रकार में बांट दिया गया। द्वितीय परत को प्रथम पंक्ति के ऊपर रख करके रखना, दो प्रकार से रिक्तियाँ उत्पन्न होती है। ठीक है, तो देखिए एक चतुष्फलकीय रिक्ति होती है, एक अष्टफलकीय रिक्ति होती है इसमें। ठीक है, इसकी जो परत है देखिए किस तरह से परत बनाया गया है। अब तृतीय परत को द्वितीय परत पर रखना, कैसे रखना है ये जान लीजिए। इसमें अष्टफलकीय रिक्तियों का आच्छादन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप घनाकार सीमित पैकिंग सीसीपी अथवा फलक केंद्रित घनाकार संरचना बनती है। आगे देखते हैं संकुलन क्षमता क्या होता है। क्रिस्टल में उपलब्ध कुल स्थान पर का परमाणुओं द्वारा घेरा गया अंश संकुलन क्षमता कहलाता है। पूछा जाता है यदि क्रिस्टल की संरचना एकक कोष्ठिका के में उपस्थित परमाणुओं द्वारा एकक कोष्ठिका को घेरा हुआ आयतन और एकक कोष्ठिका का कुल आयतन भी सेल है तो कुल संकुलन क्षमता का सूत्र यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, क्या बताया गया, VOC⋅CU बट्टा VCELL गुने 100। ठीक है, आगे बताया गया है कि सरल घनीय एकक कोष्ठिका, ठीक है, तो परमाणुओं द्वारा घिरा गया कुल स्थान कितना होना चाहिए, 52%। और संकुलन क्षमता कितना होगा, 52%। ठीक है, सरल घनीय में। आगे देखते हैं, लगभग में 52 बोला जाता है यार, ऐसे तो 52 पॉइंट कुछ 04 ऐसे होता है। फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका का कितना बताया गया है, 74 कुछ आता है, तो इसको 74% माना के चला जाता है। तो घिरा हुआ स्थान भी 74%, संकुलन क्षमता भी 74% फलक केंद्रित में। अब देखिए, अब है पिंड केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, तो इसमें घिरा हुआ स्थान कितना माना जाता है, 68%, और संकुलन क्षमता भी 68%। 68 पॉइंट कुछ होता है, लेकिन लगभग में 68% ही माना के चला जाता है। क्रिस्टलों में दोष देखते हैं। क्रिस्टलों में दोष उनके अव्यवस्था के कारण या अशुद्धि के कारण उत्पन्न होती है, अथवा आगे देखते हैं, क्रिस्टलों में उनके अव्यवस्था के कारण, अशुद्धि के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसे क्रिस्टलीय दोष कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टोकियोमेट्रिक दोष और दूसरा नॉन स्टोकियोमेट्रिक दोष। तो स्टोकियोमेट्रिक दोष क्या होता है ये जानिए। वह यौगिक जिनमें धनायनों एवं ऋणायनों की संख्या उसी अनुपात में रहती है जिस अनुपात में वह अपनी रासायनिक सूत्र में रहती है, तो स्टोकियोमेट्रिक दोष कहलाती है। यह दो प्रकार के होता है, कौन कौन, एक होता है शॉटकी दोष, एक होता है फ्रेंकल दोष। तो सबसे पहले शॉटकी दोष, जब किसी क्रिस्टल में एक धनायन एवं एक ऋणायन अपने निर्धारित स्थान से हटकर क्रिस्टल में से गायब हो जाते हैं, तो इसी दोष को शॉटकी दोष कहते हैं, जैसे NaCl, CaCl, KCl इत्यादि। ठीक है, देखिए इस क्रिस्टल में से एक क्या हो रहा है, तो यहाँ से एक क्रिस्टल जो है क्या हो रहा है, धनायन क्रिस्टल गायब हो गया है ना, तो इसी को कहा गया है शॉटकी दोष। अब देखते हैं फ्रेंकल दोष। फ्रेंकल मतलब फंसना, जब किसी क्रिस्टल में से एक आयन निकलकर जालक के किसी अंतरकाशीय स्थान में जाकर फंस जाते हैं। फ्रेंकल मतलब फंस जाना दूसरे के अंतरकाशीय स्थान में, इसी को फ्रेंकल दोष कहा जाता है। इसी दोष को जैसे यहाँ पे देखिए बताया गया, जैसे में AgCl AgBr, ठीक है ना, यहाँ पे AgBr होगा, ZnSC सब इत्यादि। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे प्लस वाला जो आयन था ये जाकर अंतरकाशीय स्थान माइनस वाले में जाकर फंस गया है। ठीक है ना, इसीलिए इसका नाम हो गया फ्रेंकल दोष। अब है स्कॉटकी और फ्रेंकल दोष में अंतर। शॉटकी दोष और फ्रेंकल दोष में अंतर देखिए, तो इस दोष में कुछ आयन जालक बिंदुओं से गायब हो जाते हैं और इस दोष में कुछ आयन जालक बिंदुओं को छोड़कर अंतरकाशीय स्थान पर चले जाते हैं, जाकर फंस जाते हैं। ये हो गया, इसका घनत्व तो कम होता है, इसका घनत्व अपरिवर्तित रहता है, मतलब कम हो जाता है, में कोई चेंजिंग ही नहीं होता है। इसका धनायन एवं ऋणायन का आकार बराबर होता है, इसका धनायन और ऋणायन का आकार, इसमें धनायन का आकार ऋणायन के आकार से प्रायः क्या होता है, छोटा होता है, इसमें बराबर ही रहता है। अब नॉन स्टोकियोमेट्री दोष, तो वह दोष जिनमें यौगिकों का स्टोकियोमेट्रिक भंग हो जाते हैं, मतलब नष्ट हो जाते हैं, उसे नॉन स्टोकियोमेट्रिक दोष कहा जाता है। यह दो प्रकार का होता है, धातु
अधिकता दोष और धातु अल्पता दोष। तो धातु अधिकता दोष क्या होता है ये जानिए। तो धातु अधिकता दोष क्या कहा गया है, क्रिस्टल में धनायन की अधिकता हो जाना। जब किसी क्रिस्टल में धनायन की अधिकता हो जाती है ना, तो उसको हम लोग धातु अधिकता कहते हैं। इसके दो प्रकार हैं। अब चलिए इसके भी दो प्रकार है। पहला देखिए, इसमें एक ऋणायन अपने जालक बिंदु से गायब हो जाते हैं, जिससे उसके स्थान पर छिद्र बन जाता है और इस छिद्र के स्थान पर एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आकर क्रिस्टल को उदासीनता को कम कर देता है। ओके, देखिए इस तरह से चित्र इस तरह से आपको बना देना है। यहाँ से देख रहे हैं ना, एक जो होता है आयन कहीं गायब हो गया है और इसके उदासीन में यहाँ पे क्या बताया गया परिभाषा में, इसमें हमने क्या बताया कि एक ऋणायन अपने जालक बिंदु से गायब हो जाते हैं और जिससे उसके स्थान पर छिद्र बन जाता है, और छिद्र बन जाएगा तो छिद्र के स्थान पर एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आकर उसको उदासीनता को कायम रखने के लिए आ जाता है ना, कम कर देता है। यहाँ पे ऋणायन एक गायब हुआ है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आकर इसका उदासीनता को बनाए रखने के लिए आ जाता है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। इस क्रिस्टल के तरकासी दूसर का नंबर में स्थान में एक अतिरिक्त धनायन आ जाता है और उदासीनता कायम करने के लिए क्रिस्टल में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन भी अंतरकाशीय स्थान में प्रवेश कर जाता है। तो देखिए यहाँ पे एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धनायन आ रहा है, तो इसको उदासीनता बनाए रखने के लिए क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन भी माइनस में आ गया है किसी धनायन के पास। ठीक है ना, आगे देखते हैं धातु का अल्पता दोष क्या होता है। तो जब किसी आयनिक क्रिस्टल में धनायन की कमी हो जाती है ना, तो उसे धातु का अल्पता दोष कहा गया। इसमें इसको भी दो भागों में बांटा गया। इसमें क्रिस्टल जालक के बिंदुओं को एक धनायन गायब हो जाता है तो क्या होता है, आवेशों के संतुलन के लिए धातु के परमाणु दो धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, गायब हो रहा है, तो यहाँ पे दो धन आवेश उत्पन्न हो रहा है। अब देखिए दूसरा का इसका भाग है। इसमें क्रिस्टल जालक के अंतरकाशीय स्थान में एक अतिरिक्त ऋणायन आवेश प्रवेश कर जाते हैं, तो आवेशों के असंतुलन के लिए निकटस्थ धातु आयन पर एक अतिरिक्त धनावेश उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, एक धनायन के पास एक ऋणायन आवेश कहीं से जाकर उपस्थित हो गया है ना, तो यहाँ पे जब हो गया तो यहाँ पे एक प्लस बढ़ गया है, एक माइनस बढ़ा तो एक प्लस बढ़ गया, यहाँ पे दो धन आवेश हो गया। ओके, इस तरह से क्रिस्टल का विद्युतीय गुण क्या होता है ये जानिए। क्रिस्टल के विद्युतीय गुण में क्या बताया गया है, क्रिस्टल का विद्युतीय गुण भिन्न भिन्न ठोस पदार्थों के भिन्न भिन्न गुण होते हैं। ठीक है ना, तो पहला इसे विद्युत चालकता के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन भाई, देखिए पहला विद्युत चालक, अर्धचालक, विद्युत चालक और चालक, विद्युत चालक और विद्युतरोधी अर्धचालक, ये सब बताया गया। तो विद्युत चालक क्या होता है, तो धातुएं विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत इसकी चालकता 10⁻⁷ ओम इनवर्स से के क्रम में होता है। विद्युतरोधी किसको कहा गया, कुछ ठोस पदार्थ की विद्युत चालकता अत्यंत न्यून होता है, माने बहुत कम, 10⁻⁻10 से लेकर 10⁻⁻20 है ना, उसी के बीच ओम इनवर्स के क्रम में होती है। ऐसे पदार्थ को विद्युतरोधी कहा गया है, विद्युतरोधी पदार्थ कहा गया। और देखिए चालकता और चालकता क्या होता है, तो इसकी विद्युत चालकता विद्युत चालक और विद्युतरोधी पदार्थ के मध्यवर्ती होता है, बीचों बीच होती है, उसी को अर्धचालक कहा गया है। और अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, एगो अंतर्निहित अर्धचालक, एगो बाह्य निर्हित अर्धचालक। ठीक है, तो इस तरह से जो बताया गया है यहाँ पे हमने एक फिगर बनाया है। ठीक है, इसी के आधार पर इसका हम परिभाषा बताएंगे। ये विद्युत चालक है, ये विद्युतरोधी चालक है, ये अर्धचालक हो गया। ठीक है, तो देखिए इसमें CV का मतलब बताया है चालन पट्टी, चालक पट्टी, और VB के बताया है संयोजी पट्टी। ठीक है ना, यानी कि वैलेंस बॉडी बाउंड, और इसमें कंडक्टर्स बाउंड बोले हैं CV को, और वैलेंस बाउंड, और FB का फोर्स पट्टी यानी कि फोर्स बाउंड। तो इस तरह से इसका परिभाषा बताया गया। देखिए तो अनिर्णित चालक क्या होता है, तो अर्धचालक इलेक्ट्रॉनों के VB से निकलकर CV में जाने के क्रम में VB में छिद्र उत्पन्न हो जाता है, और ऐसा होने से अर्धचालक की विद्युत चालकता में वृद्धि हो जाती है,
होने के कारण छिद्रों में इलेक्ट्रॉनों दोनों के विपरीत दिशाओं में गमन होती है और इसी प्रकार के अर्धचालक को अंतर्निहित अर्धचालक कहा जाता है। ठीक है, चित्र के हिसाब से आप देख लीजिएगा कि क्या बताया गया है कि अर्धचालक इलेक्ट्रॉन Vb से निकलकर Cb में जाता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से? Vb से निकलकर Cb में जाता है। इस Vb से निकलकर इस Cb में जा रहा है, ठीक है ना, Cb में जा रहा है Vb से निकलकर, तो छिद्र हो जाएगा वहाँ पे। तो क्या हो जाएगा वहाँ पे? Vb में छिद्र उत्पन्न हो जाता है और ऐसा होने से अर्धचालक की विद्युत चालकता में वृद्धि हो जाती है और छिद्रों और इलेक्ट्रॉनों को दोनों को विपरीत दिशा में गमन होती है। इसी प्रकार के अर्धचालक को अंतर्निहित अर्धचालक कहते हैं। अब देखते हैं बाह्य निर्हित चालक अर्धचालक। तो कुछ स्थितियों में अर्धचालक के क्रिस्टल जालक के कुछ बाहरी द्रव्यों की उपस्थिति के कारण उसमें विद्युत चालकता आ जाती है या विद्युत चालकता में पूर्व की अपेक्षा वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार के अर्धचालक को बाह्य अर्धचालक कहा जाता है। ओके, यह दो प्रकार का होता है बाह्य अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक। ठीक है, तो ये देखते हैं। तो एन टाइप अर्धचालक क्या होता है? तो वह अर्धचालक पदार्थ जिसमें उच्च चालकता का डोपेंट मिश्रित रहते हैं उसे एन टाइप के अर्धचालक कहा जाता है। अब पी टाइप के अर्धचालक, तो वह अर्धचालक पदार्थ जिसमें निम्न चालकता डोपेंट मिश्रित रहते हैं उसे पी टाइप के अर्धचालक कहते हैं। डोपिंग क्या होता है ये जान लीजिए। क्रिस्टल जालक में अशुद्धियों को मिश्रित करने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। अर्धचालक के उपयोग क्या होते हैं ये जान लीजिए। ट्रांजिस्टर, आधुनिक कैमरा के निर्माण में, एसी को डीसी में बदलने के लिए इसका उपयोग होता है। ठीक है ना, इसका उपयोग सौर सेल में भी किया जाता है। तो समझ गए अर्धचालक का उपयोग। अब देखते हैं सौर सेल क्या होता है ये जान लीजिए। सौर सेल एक ऐसा युक्ति होता है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सौर सेल एन टाइप के और पी टाइप के अर्धचालक को जोड़कर बनाया जाता है। यह पतले बिस्कुट के आकार के सिलिकॉन धातु का बना होता है। इसमें आर्सेनिक मिलाया जाता है। यह एन टाइप के अर्धचालक की तरह कार्य करता है अगर आर्सेनिक मिलाएगा तो। और इसमें यदि अल्प मात्रा में बोरॉन मिलाया जाता है ना तो क्या होता है? पी टाइप के अर्धचालक की तरह कार्य करता है। अब है क्रिस्टल के चुंबकीय गुण। तो किसी पदार्थ का वह गुण जो लौहयुक्त वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं ना उसे चुंबकीय गुण कहा जाता है। लौहयुक्त लिखिएगा यहाँ। प्रत्येक पदार्थ में कुछ चुंबकीय गुण होते हैं, है ना, जो इलेक्ट्रॉन से बंधित होते हैं। परमाणुओं में उपस्थित प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक छोटा चुंबक की तरह कार्य करता है ना, काम करता है, जिसका चुंबकीय आघूर्ण होता है। पदार्थों को उनके चुंबकीय गुणों के व्यवहार के आधार पर निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। तो पहला है अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, दूसरा, तीसरा है लौह चुंबकीय, चौथा प्रतिलौह चुंबकीय और चौथा पांचवा है फेरिक लौह चुंबकीय, फेरी चुंबकीय। चलिए अभी सबको हम देखते हैं। ये दीर्घ में भी क्वेश्चन आता है, लघु में भी पूछा जाता है। तो देखिए अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है ये जानिए। वैसा पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं उसे अनुचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। जैसे कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, क्रोमियम हो गया, फेरस, कॉपर इत्यादि। प्रतिचुंबकीय क्या होता है? वैसा पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं उसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे जल हो गया, नमक हो गया, एनजेडन हो गया, मतलब कि जिंक। लौह चुंबकीय क्या होता है ये जान लीजिए। वैसा पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रबलता के साथ आकर्षित होते हैं तथा चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी चुंबकीय गुण रखते हैं उसे लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे निकेल हो गया, फेरस हो गया, कोबाल्ट हो गया इत्यादि। प्रतिलौह चुंबकीय क्या होता है ये जानिए। तो वैसा ठोस पदार्थ जो अपेक्षाकृत कम अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करते हैं लौह प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे Mn2O3 FeO, ठीक है, इत्यादि। फेरिक चुंबकीय क्या होता है ये जानिए। तो फेरिक चुंबकत्व प्रतिचुंबकत्व का एक विशिष्ट रूप होता है जब असमान संख्या में युग्मित इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में रेखांकित होते हैं तो ऐसे पदार्थ को क्या कहा गया है? फेरिक चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। जैसे
FeO4, Fe3O4 मैग्नेटाइट इत्यादि सब के। बेरवेदार ठोस क्या होता है ये जानिए। वह ठोस पदार्थ जिसमें बहुत से गुण वास्तविक ठोस पदार्थ जैसे होते हैं, जिसकी आकृति निश्चित होती है, कुछ अंश तक कठोरता और दृढ़ता भी होती है, लेकिन इसकी संरचना क्रिस्टल जैसी नहीं होती है, इसके द्रव्यंक भी निश्चित नहीं होते हैं, ऐसे ही पदार्थ को बेरवेदार ठोस कहा गया है, जैसे कांच, सिलिकॉन, क्वार्ट्ज। कांच को अतिशीतलित द्रव क्यों कहा जाता है ये भी जान लीजिए। तो कांच को अतिशीतलित द्रव इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका गुण द्रव के समान होता है। इसमें द्रव की जैसी बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, लेकिन इसमें बहने की गति अति मंद होती है। यही कारण है कि कांच को अतिशीतलित द्रव कहा जाता है। इसे अक्रिस्टलीय बेरवेदार ठोस भी कहा जाता है। ठीक है। इसी गुण के कारण पुराने भवन या की इमारतों की खिड़की या दरवाजे के कांच के ऊपर का भाग पतला और नीचे वाला भाग मोटा दिखाई देता है, चाहे हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ आपका ये चैप्टर के जितने भी पॉइंट थे सब का हमने एक्सप्लेनेशन A to Z अच्छी तरह से किया। ठीक है। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है। तो चलिए ऑब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं होता है। ठीक है। तो विभिन्न दिशाओं में समान गुण। निम्न में कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है, तो क्वार्ट्ज कांच। अगला क्वेश्चन है मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 7। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेस जालकों की संख्या कितना होता है, तो 3। NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है फलक केंद्रित। अगला क्वेश्चन देखते हैं किसी क्रिस्टल के दो समानांतर तलों को मिलर निर्देशांक होती है समान। निम्न संरचना वाले ठोस पदार्थ के बिंदु B की समन्वय संख्या कितनी होती है, 6। अगला क्वेश्चन किसी भी धातु की समभुजीय सीमित पैकिंग संरचना में धातु की समन्वय संख्या कितनी होती है, 12। किस प्रकार के क्रिस्टल में ब्रेवेस जालकों की संख्या अधिक होती है, तो ऑर्थोरॉम्बिक। अगला क्वेश्चन है पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 2। A और B तत्वों के से बने यौगिकों की संरचना घनाकार A परमाणु के घन के कोनों पर और B परमाणु के घन के फलकों के केंद्र में है, क्योंकि तो यौगिक का सूत्र क्या होगा, AB3। आगे देखते हैं सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होती है, 8। घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणुओं की समन्वय संख्या कितनी होती है, 8। इनमें कौन सा दोनों दोष प्रदर्शित करते हैं, AgBr। ये मतलब कि दोनों दोष यानी कि शॉर्टकी दोष, फ्रैंकल दोष, दोनों दोष कौन प्रदर्शित करता है, तो AgBr। आगे देखते हैं Na2O में Na+ और O2- आयनों में समन्वय संख्या कितना है, 4 और 8। तो देखिए यहाँ आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो गया। तो इसमें हमने आपका पूरा जितने भी भारतीय भवन से हमने रिलेटेड पॉइंट लिया है, सभी जितने भी पॉइंट दिए गए हैं भारतीय भवन के बुक में, उन सभी का A to Z मैंने डिस्कशन किया, समझाया, अच्छी तरह से बताया और आपको नोट्स दिया। अगर आप इसको PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन करके वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें भी ऑब्जेक्टिव भी बता दिया गया। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और पहली बार चैनल पर आए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिएगा ताकि इस तरह से वीडियो आपको मिलते रहे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।